साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये भूगोल खंड का एपिसोड नंबर 3 है। इनसे पहले मैंने 2 वीडियो, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने एपिसोड नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खासकर बीपीएससी में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, 1 to 5, 6 to 8, आप जानते हैं दोस्त, आपके भूगोल खंड का अहम रोल रहता है। दोस्त, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ, यदि आपने मेरा सारा सारा एपिसोड कर लेंगे, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है, यदि आपने पूरा का पूरा एपिसोड कर लीजिएगा, और ये बात मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ, क्वेश्चन एक भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा। खासकर भूगोल में 100 में 100% मेरे इस एपिसोड से ही रहेगा। हालांकि एपिसोड नंबर 3 है ये, इससे पहले भी एपिसोड 1 और 2 अपलोड हो चुका है। एक बार उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा साथियों। पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप उनको देख लीजिए कि यदि आपको लगे कि ये कंटेंट बढ़िया है, ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर आपको लगे नहीं क्वेश्चन सच में यहीं से आएगा, तो ही आप पढ़िएगा, अन्यथा कहीं भी समय गंवाने से बेटर है कि आप उस चीज़ को पहले चेक कर लीजिए। तो मेरा मानना है, पहले आप चेक कर लीजिए। आपको अगर अच्छा लगे कि नहीं सर, क्वेश्चन सच में ऐसा ही होता है, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तो आप फिर पढ़िएगा आगे, अन्यथा मत पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि आपका समय बहुत मूल्यवान होता है। मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। इसीलिए एक शिक्षा जो होता है दोस्त, जहाँ आपको अच्छे से चीज़ समझ में आती है, जो रियल कंटेंट है, वो अगर आपको मिलता है तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो मैं आपको चाहूँगा आपसे, एक बार आप उनको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ, रियलिटी में सर जो बोलते हैं वो रियल है या फिर झूठ है। तो चलिए, अगर आपको बेटर लगे तो आप एक बार क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, हमें मोटिवेट मिलती है। बाकी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप सर का, जिनकी वजह से मैं आज पढ़ा पा रहा हूँ। तो इस बात को आप समझिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला प्रश्न, एपिसोड नंबर 3 का जो है पहला प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है। चलिए, एपिसोड नंबर 3 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है, कर्क रेखा, क्या बोल रहा है दोस्त, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने, ऑप्शन नंबर 1 बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट, यानी कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा बघेलखंड को एक दूसरे पर काटती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, और आपके एग्जाम में क्या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता नहीं पूछता आप खुद देख सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, यदि आप मेरा सारा एपिसोड कर लीजिएगा तो भूगोल का ना आपको एनसीईआरटी, ना आपको एससीईआरटी और ना कोई कोचिंग करना पड़ेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी एमसीक्यू से रहने वाली है। अगला बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय प्रतिच्छेदन बिंदु, इसको आप क्रॉसिंग पॉइंट भी कहते हैं, कौन सा जिला है? मतलब छत्तीसगढ़ में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा क्रॉसिंग पॉइंट होता है? तो ध्यान रखिएगा वो दोस्त, जब भी इनकी बात करेगा आपको हमेशा याद रखना है सूरजपुर। ये आपका सूरजपुर आपके एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके टीआरई में पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? आप मुझे कमेंट कीजिए। रियलिटी में दोस्त, मैं आपको वही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछने का उम्मीद पूरी 110% है। आप इस बात को लिख के रख लीजिए। भले मेरा चैनल छोटा है, मुझे संदीप सर ने मुझे पढ़ाने के लिए जो सहायता प्रदान किया, उसका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ यह क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दोस्त, आपके सामने ऑप्शन, जबकि रायगढ़ भी था, बलरामपुर भी था, जबकि ये दोनों जिला वहाँ का है, बट ये दोनों जिला इसका आंसर गलत होगा। जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं चाहूँगा आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, जिनसे आपको चीज़ें याद होते जाएंगी। मैं प्रयास करूँगा, मैं इतना स्लो चलूँगा कि आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है, कार्बी एक्लोंग व मेघालय का पठार किसका भाग है?
कार्गी एकलोंग व मेघालय का पठार किसका भाग है? तो इस बात को समझिएगा आपके सामने ऑप्शन जो है दोस्त पूर्वी घाट का है, पूर्वांचल पहाड़ियों की है, प्रायद्वीपीय पठार की है, या फिर एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, कार्बी एकलोंग व मेघालय का पठार दोस्त वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का है। किसका है दोस्त? तो प्रायद्वीपीय पठार का है। आपका अगर पूछा जाए बताइए मुझे कार्बी एकलोंग व मेघालय का पठार किसका भाग है, तो आप क्या क्या बोलेंगे दोस्त? प्रायद्वीपीय पठार। क्या बोलेंगे दोस्त? आप मेरे साथ कमेंट कीजिए, क्या लिखिए? प्रायद्वीपीय पठार। देखिए दोस्त, आप अगर लिखेंगे चीज़ें आपको याद होंगी, लिखने से चीज़ें याद होती है, सिर्फ देखने से आपको नींद अच्छा आएंगी। बात समझ लीजिए, यदि आप बिछावन पे बैठ के देख रहे तो मैं चाहूँगा आपसे, प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप बिछावन पर से उठिए, कुर्सी पे बैठिए या फिर उसी पे बैठ के आप चीज़ों को याद करते चलिए, मेरे साथ आपको याद होगा। चलिए, अगला बोल रहा है कौन मेघालय और कार्बी एकलोंग पठार को छोटा नागपुर से अलग करता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, अगर आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन मेघालय और कार्बी एकलोंग पठार को छोटा नागपुर से अलग करता है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका है मालदा भ्रंश, नदिया भ्रंश, बोकारो भ्रंश, एक से अधिक, या कोई नहीं। देखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका मालदा भ्रंश, इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे कोई मेघालय और कार्बी एकलोंग पठार को छोटा नागपुर से कौन अलग करता है, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, क्या बोलेंगे आप? कमेंट कीजिए दोस्त, क्या बोलेंगे आप? मालदा भ्रंश इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्त एक आप लोग के लिए ज़रूरी सूचना, मैं 2 तारीख को जिस दिन जुलाई को 2 जुलाई को रात के 7:30 बजे आपके लाइव आऊँगा, और उस टाइम में आपको जितना भी क्वेश्चन होगा, जो भी चीज़ें आपकी होगी, मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आप 2 तारीख को रात के 7:30 बजे आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो हम बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आज ही 2 तारीख है, तो आप याद रखिएगा आज ही जो है, आज मैं 7:30 बजे रात में मैं लाइव आऊँगा, तो आप जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके सारे डाउट्स क्लियर वहाँ पे होगी, चाहे वो मॉक टेस्ट से जुड़ी बातें हो, पीआरटी से हो, 6 to 8 से हो, 9 10 से हो, जीएस खंड का हो, मैथ खंड का हो, रीजनिंग का हो, करंट अफेयर्स का हो, मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या बोल रहा है दोस्त, रायसीना पहाड़ी जिसके शिखर पर राष्ट्रपति भवन बना है, किस पर्वत श्रृंखला का एक विस्तारित अंग है? किस पर्वत श्रृंखला का एक विस्तार अंग है? आप जान लीजिए, इसका आंसर अरावली हो जाएगा, जबकि आपके सामने विंध्या गलत है, शिवालिक गलत है, एक से अधिक गलत है। और अच्छा, अगर आपसे बोला जाए बताइए मुझे, हिमालय के सबसे बाहरी पर जो बाहरी आवरण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अब बाहरी आपसे पूछा, आप शिवालिक को टिक करिएगा, जबकि बोलेगा सबसे पुराना श्रृंखला की बात करेगा हमेशा, सबसे पुरानी श्रृंखला आपकी अरावली है। क्या है दोस्त? यहाँ से आपने 3 क्वेश्चन सीखा अभी। पहला क्वेश्चन तो आपने ये सीख लिया कि जहाँ पे जिसके शिखर पे राष्ट्रपति भवन बना है वो कौन सा शिखर है, तो आपने क्या देखा? अरावली। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली। बोलेगा हिमालय सबसे बाहरी श्रृंखला क्या बोलते हैं उसको? तो शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है कि भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार क्या है? आपके सामने ऑप्शन जो है दोस्त, ऑप्शन जो आपके सामने है, चौकोर, त्रिकोणीय, षटकोण, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार जो होता है वो आपका त्रिकोणीय होता है। क्या होता है दोस्त? त्रिकोणीय। इसका एकदम सही, एकदम परफेक्टली आंसर हो जाएगा। त्रिकोणीय का जगह पे आपको त्रिभुज भी रहेगा या 3 भी रहेगा, तो आप उसको भी टिक कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज का भी मतलब 3 ही हुआ, और 3 का ही मतलब 3 ही होता है, और त्रिकोणीय का मतलब भी 3 कोण ही होता है। इस बात को आप समझिएगा। ऑप्शन में कुछ भी देखिए, बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है साथियों, बहुत गहराई से पूछता है, उसी प्रकार से मैंने गहराई से प्रश्न को भी उठाया है। यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट में दम है सर, कंटेंट बेटर है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको हम मैथ भी, रीजनिंग भी, साइंस तो करवा ही रहे हैं फिलहाल। अभी जो एपिसोड चल रहा है आपका
सुबह में मैं देखिए मैं जो अभी आपका क्वेश्चन अपलोड हो जाती है सुबह में आपकी 10 बजे क्लास अपलोड होती है, जबकि रात की बात करेंगे हम लोग तो 8 बजे। तो जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, रात की 8 बजे और सुबह में 10 बजे ये क्लास आपकी अपलोड होती है। आप प्रतिदिन देखिए 2-2 एपिसोड मैं आपके लिख के देता हूँ। जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी उससे पहले मैं आपका सारा सिलेबस ख़त्म करवाने का पूरी जिम्मेवार रहूँगा। तो इस बात को चाहे मैथ का हो, साइंस का हो, भूगोल का हो, इतिहास को, दोस्त मैं आपको इतिहास भी इतना अच्छा से पढ़ा दूँगा, इतना अच्छा से पढ़ा दूँगा कि इतिहास से आपको मोहब्बत हो जाएगी, प्यार हो जाएगा आपको। इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भारतीय प्रायद्वीपीय किस भूमि का एक हिस्सा है? ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीपीय क्या वो यूरेशिया का हिस्सा है, क्या वो अंगाड़ा लैंड का है, या फिर गोंडवाना लैंड का है, या एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? तो वो आपका कोई और नहीं बल्कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था। बताइए मुझे, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, नहीं पूछा गया था? मुझे बताइए आप मुझे कमेंट कीजिए, क्या सर ये क्वेश्चन पूछा था, नहीं पूछा था? एग्जाम एमसीक्यू है सर, 110% सर, तीनों तैयारी में पूछा गया था गोंडवाना लैंड वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे, प्राचीन नाइस्वा किससे बना होता है? आपके सामने ऑप्शन है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एक से अधिक, या कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस किससे बना होता है दोस्त? बेसाल्ट से बना होता है। प्रायद्वीपीय मुख्यतः प्राचीन नाइस व किससे बना होता है दोस्त? तो बेसाल्ट से बना होता है। इस बात को अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए, जिससे तीन ओर से घिरने वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा जाए कि तीन ओर से घिरने वाला क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, उसका भी आंसर प्रायद्वीपीय हो जाएगा। अगर पूछे आपसे चारों ओर से घिरने वाला क्षेत्र को, तो उसका आंसर द्वीपीय हो जाता है। इस बात को समझिएगा, चारों ओर से घिरेगा तो द्वीपीय हो गया, और तीनों ओर से घिरेगा तो आपका प्रायद्वीपीय हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आती होगी और आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा आप मेरे दोस्त के नाते, आप मेरे भाई के नाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, हम मोटिवेट रहेंगे और आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। हालांकि इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये इतना इनफ है, ये इतना इनफ जरूर है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन 110% क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इतना इनफ है। कौन सी नदियां रिफ्ट घाटी से बहती है? तो देखिए दोस्त, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां रिफ्ट घाटी से में बहती है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या ऑप्शन आपके नर्मदा, तापी बहती है, महानदी बहती है। तो दोस्त ये नर्मदा भी बहती है और तापी भी बहती है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, एक से अधिक के साथ जाएंगे। तो कौन सी नदियां रिफ्ट घाटी में बहती है, आपको याद होना चाहिए दोस्त। जब भी रिफ्ट घाटी की बात करेंगे हम लोग, तो नर्मदा का नाम और तापी का नाम सर्वप्रथम होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। मुझे बताइए, अगर आप मुझे क्वेश्चन बताइएगा कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप मुझे कमेंट कीजिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला बोल रहा है, अगला क्या बोल रहा है दोस्त, कि विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण क्या है? पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं, या तो नॉन। क्या बोलेंगे आप? NONE, नॉन। तो आप मुझे बताइए, अगर यदि आप जानते हैं सबसे पुरानी, सबसे प्राचीनतम का मतलब क्या होता है? आप मुझे बताइए, प्राचीनतम का मतलब क्या, जो सबसे पुराना होगा। वलित पर्वत, आप जानते हैं वलित पर्वत का उदाहरण क्या होगा? ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, ये बिल्कुल तीनों का तीनों गलत है, इनमें से कोई नहीं। आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? तो आप भी जानते हैं दोस्त, अरावली इसका सही जवाब हो जाएगा, अरावली इसका सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत का उदाहरण पूछे आपसे, आप क्या बोलेंगे सर? अरावली इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा और अच्छे से आप समझ रहे हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्त, मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दीजिएगा। फिर बोल रहा है क्वेश्चन आपके सामने है, अरावली पर्वत के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। मतलब अरावली, अभी आपने क्या देखा, सबसे प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण आपने देखा, अरावली पर्वत होती है। वही बोल रहा है कि अरावली पर्वत के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कौन सा कथन सत्य है, उनके बारे में विचार करने बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है,
ये अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण है। दोस्त एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलिए क्या बोल रहा है दोस्त, अरावली पर्वत के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण है। क्या ये प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण है? क्या ये गुरु शिखर अरावली सबसे ऊंची चोटी है या एक से अधिक? तो ध्यान रखिएगा दोस्त, जब भी इस प्रकार का ऑप्शन होता है अरावली पर्वत के बारे में, जब भी देखिए, एक तो पहली बात तो ये रहा कि जब भी किसी चीज़ के बारे में सही कथनों पर बोलेगा विचार करने, तो उसका लगभग 100 में 90% चांस यही होता है, उसका डी ऑप्शन होगा, यानी कि एक से अधिक। एग्जामिनर जो सेट करता है पैटर्न को, उसमें जब भी कथन में बोलेगा विचार करने, तो उसका अधिक अधिक मतलब 80% क्वेश्चन का आंसर होता है, 80 मतलब परसेंट एक से अधिक। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, क्या ये विशिष्ट पहाड़ी उदाहरण है? तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये है, बिल्कुल है, ये है। आप बोलेंगे दोस्त ये प्राचीन वलित पर्वत उदाहरण है। अब अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल ये भी है। आप बोलेंगे आप गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एकदम बोल सकते हैं आप गुरु शिखर अरावली की है सबसे ऊंची चोटी है। तो इस बात को भी ये भी आप बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। मैंने कहा था आपको कि 80% चांस ऐसा होता है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक से अधिक ऑप्शन सही मिलता है। फिर बोल रहा है कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्त याद रखिएगा, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? क्या वो गोदावरी एवं कृष्णा है? क्या वो महानदी एवं कावेरी है? नर्मदा एवं तापी है? या फिर एक से अधिक? ये देखिए दोस्त, ये तो गोदावरी जो आपका हो गया, गोदावरी और कृष्णा जो है ये डेल्टा बनाती है, ये बिल्कुल बनाती है। महानदी एवं कावेरी ये भी बनाती है, जबकि जबकि नर्मदा एवं तापी यही एक ऑप्शन है जो नहीं बनाती है। इसलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करेंगे दोस्त? लॉक करेंगे। तो मुझे बताइए आप कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्त मेरे साथ आप याद करते रहिए, आपको याद होगी, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और मैं चाहूँगा आप नोट भी कीजिए कॉपी में, आपको मैं एपिसोड करवाते रहूँगा, आप नोट कीजिए कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका नर्मदा और तापी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। फिर बोल रहा है पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पर्वत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? माफ कीजिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, हिमालय, यहाँ ध्यान से देखिए, हिमालय बात कर रहा है, हिमालय की बात कर रहा है। तो इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। ये विश्व के नवीनतम वलित पर्वत है। गौर्ज भी आकार की घाटियाँ, छिपाएँ एवं जलप्रपात इसकी विशेषता है। तो दोस्त देखिए, क्या इसका जवाब ये सही है? तो जी हाँ, ये पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। इसका आंसर ये भी सही है। ये विश्व के नवीनतम वलित पर्वत है। जी हाँ, ये भी इसका सही है। आपसे पूछेगा गॉर्ज भी आकार की घाटियाँ, छिप्रिकाएँ, ये भी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो आप कह सकते हैं सर इसका ऑप्शन एक से अधिक बिल्कुल सही जवाब होने वाली है, बिल्कुल सही जवाब होने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्त, आप अभी तक में तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि सर कंटेंट कैसा है, सर क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं पूछेगा, ये बात तो। अब देखिए ना, यही क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं पूछा है, बताइए, मुझे बताइए। एकदम पूछा हुआ था सर, ये 11वीं का एनसीईआरटी है दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है और आएगा, सब दिन आएगा, चाहे किसी भी की तैयारी कर रहे हो आप, दरोगा, मैन, बीपीएससी अधिकारी ऑफिसर, किसी का भी तैयारी कर रहे हो, 100% आएगा क्वेश्चन यहाँ से। कह रहा भारत के उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूलतः एक क्या है? मतलब भारत के उत्तरी मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान मूलतः एक क्या है? क्या वो आपका भू अविनीति गर्त है? क्या गर्त है? क्या विशाल खड्ड है? एक से अधिक या कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त आपका भू अविनीति गर्त, इसका सही हो जाएगा। भू अविनीति गर्त इसका राइट आंसर और परफेक्ट आंसर होने वाली है। अगला प्रश्न कह रहा आपसे
सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका 500 से 1000 मीटर बिल्कुल भी गलत। 1500 से 3000 इतना कैसे हो जाएगा भाई, गलत है ये भी। इसका परफेक्ट आंसर जो होगा दोस्त वो आपका 1000 से 2000 मीटर। मतलब सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र, मतलब सिंधु हो गया, यहाँ पे कोमा है, यहाँ पे कोमा है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में जो है जलोढ़ की औसत गहराई पूछ रहा है कितनी है, तो ये आपका 1000 से 2000 मीटर। आप मेरे साथ याद करते चलिए, आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका विस्तारित भाग है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका विस्तारित भाग है? काराकोरम पर्वत श्रेणी किसका विस्तारित भाग है? आपके ऑप्शन है तिब्बत का पठार, हिमालय, पामीर ग्रंथि, अब तो एक से अधिक या नॉन। मतलब काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है दोस्त किसका विस्तारित भाग है? याद रखिएगा ये आपका पामीर ग्रंथि का भाग है। किसका भाग है दोस्त? अब मुझे बताइए, संसार के छत के नाम से किसे जाना जाता है? किस तिब्बत को किस किस तिब्बत को संसार का छत या संसार की सबसे बड़ी तिब्बत के नाम से जाना जाता है? तो किस किस क्षेत्र को या फिर किस चीज़ को संसार का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? मुझे कमेंट कीजिए आप। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कौन ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका काराकोरम बिल्कुल गलत है, लद्दाख गलत है, जसकार गलत है, जबकि इसका पीर पंजाल ही सही जवाब है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिमालय के हिस्से क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण का हिस्सा क्या होगा? उत्तर से दक्षिण का हिस्सा क्या होगा? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। पहले काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जास्कर, फिर पीरपंजाल। तो ये आपका उत्तर दक्षिण हिस्सा हो जाएगा दोस्त। कब हो जाएगा? तो इस बात को आप समझिएगा, उत्तर दक्षिण पूछेगा आपसे काराकोरम, लद्दाख, इसका और फिर इस बार बताइए मुझे ये प्रश्न आया था नहीं आया था? 110% आया था, ये क्वेश्चन आया था, आइए करेगा 110% आएगा, इस बात को आप समझिए। बोल रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन अस्टीन कहाँ पर स्थित है? मतलब भारत की, पहले बात तो क्वेश्चन यही बन रहा है आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन, जब जब केटू नहीं रहेगा तब आप काराकोरम टिक कीजिएगा, काराकोरम तब टिक कीजिए क्योंकि वहाँ पे है तो इसको आप टिक कीजिएगा। लेकिन जब केटू रहेगा तो आपको केटू को ही टिक करनी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन अस्टीन कहाँ पर स्थित है? तो आप ध्यान रखिएगा काराकोरम इसका परफेक्ट आंसर, जबकि लद्दाख इसका गलत है, जास्कर गलत है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन अस्टीन कहाँ पे स्थित है? ये आपका काराकोरम पे स्थित है। कहाँ पे है दोस्त? तो काराकोरम इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगी। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अब आप मुझे ही बता दीजिए, क्या सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था नहीं आया था? हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दोस्त याद रखिएगा ये आपका नामचा बरवा, TRE 1 में भी ये प्रश्न आया था कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। ध्यान रखिएगा ये आपका नामचा बरवा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? तो नामचा बरवा इसका एकदम परफेक्ट आंसर होने वाली है। फिर बोल रहा है धौलागिरी अन्नपूर्णा चोटियाँ किस देश में है? जब भी धौलागिरी की बात आवे तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए दोस्त, ये आपका नेपाल में सिखाएं दोस्त। तो ये आपका नेपाल में स्थित है। कहाँ पे है दोस्त? नेपाल में। आपके सामने ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है, जबकि भारत गलत, तिब्बत गलत। इसका आंसर धौलागिरी अन्नपूर्णा की जब भी बात करेगा दोस्त आप याद रखिएगा, धौलागिरी की जब भी बात करेगा तो याद रखिएगा ये आपका नेपाल में है। मुझे बताइए आप, भारत की पूरे विश्व की पूरे विश्व की विश्व की पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप मुझे कमेंट कीजिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगला बोल रहा है किस नदी को तिब्बत में शांगपो नदी कहते हैं? किस नदी को दोस्त तिब्बत में शांगपो नदी कहते हैं? ये आपका ब्रह्मपुत्र इसका परफेक्ट आंसर हो जाए, जबकि सिंधु गलत है, सतलज गलत है। इसका आंसर किस नदी को तिब्बत में शांगपो नदी कहा जाता है? इसका आंसर ब्रह्मपुत्र इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, मैंने कुछ देर पहले उत्तर से दक्षिण बताया था। यहाँ पे आपके सामने क्रम आ गया है दक्षिण से उत्तर। आप मुझे बताएंगे निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियों का सही क्रम बताइए। अब मैंने आपको बताया था उत्तर दक्षिण, यहाँ पे आ गया आपका क्या, उत्तर से दक्षिण। सॉरी, मैंने वहाँ पे बताया था आपको उत्तर दक्षिण, यहाँ पे आ गया आपको दक्षिण से उत्तर। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा क्या, पहला आपका शिवालिक हो जाएगा दोस्त, फिर आपका जास्कर हो जाएगा, फिर आपका काराकोरम और फिर आपका लद्दाख। आप कह सकते हैं सर 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 1 4 2 इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। तो दक्षिण से उत्तर पूछेगा तो आप ध्यान रखिएगा, वहीं पूछता आपसे उत्तर से दक्षिण, तब क्या बोलते हैं आप, तब बोलते हैं आप दोस्त काराकोरम बोलते, लद्दाख बोलते, जास्कर बोलते, तब शिवालिक या फिर पंजाल बोलते। फिर बोल रहा है डाफला मेरी अबोर किस्मी अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए मुझे डाफला मिडी अबोर ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्त, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। बोल रहा है किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, ध्यान रखिएगा शिवालिक का ये विस्तार है। ये आपका मध्य हिमालय, महान हिमालय, एक से अधिक नहीं होगा, इसका आंसर गलत काटेंगे हम लोग, जबकि शिवालिक इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। बोल रहा है पटकाई नागा मिजो श्रेणियां किन देशों के बीच भौगोलिक सीमा को बनाती है। पटकाई नागा मिजो श्रेणियां किन देशों के बीच भौगोलिक सीमा को बनाती है, ध्यान रखिएगा ये का आंसर भारत एवं म्यांमार इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। पटकाई नागा मिजो श्रेणियां किन देशों के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है, तो भारत और म्यांमार के बीच बनाती है। फिर बोल रहा है नर्मदा नदी की 2 पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी किन दो यहाँ पे देखिए नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। क्या वो विंध्या है, क्या वो विंध्या और महादेव है, क्या विंध्य सतपुड़ा है। जी हाँ, यही तो आपके एग्जाम TRE 2 में प्रश्न आया था। नर्मदा नदी और 2 पर्वत श्रेणियों के बीच किस घाटी में बहती है, तो विंध्या और देखिए दोस्त आपके एग्जाम में अपवाह तंत्र से क्वेश्चन 110% आएगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस PDF से बाहर नहीं आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है 110%। फिर बोल रहा है चंबल किसकी सहायक नदी है। दोस्त आपसे बात करेगा चंबल किसकी सहायक नदी है, तो आप बोलिएगा सर चंबल, हमको राजेश सर पढ़ाए थे, चंबल आपका यमुना नदी है। चंबल आपका किसकी सहायक नदी है, तो यमुना नदी है, जबकि नर्मदा गलत जवाब है, सोन गलत है, इसका आंसर यमुना बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कौन सी नदियां कर्क रेखा को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो कौन सी नदियां कर्क रेखा को 2 बराबर भाग में बांटती है, ध्यान रखिएगा ये आपकी माही नदी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे बताइए क्या ये TRE 3 में ये प्रश्न आया था, नहीं आप अच्छा एक बात देख रहे हैं दोस्त, आप पढ़ते तो हर जगह हैं, लेकिन आप जब यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको साथ ही साथ ये एहसास हो रहा है कि जो आपके TRE में क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रश्न यहाँ पे आपके इस चैप्टर से मिल रहा है। कहने का मतलब, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मैंने कहा, पहले भी कहा आपसे कि यहाँ अगर आप पूरा मेरा एपिसोड कर लेंगे तो आपको भूगोल, NCERT, SCERT कहीं से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आपको टोटल का टोटल सार यहाँ से मिल जाएगा। कौन सी नदियाँ कर्क रेखा को 2 बार बराबर भाग में काटती है, तो ये आपका माही इसका सही जवाब एवं परफेक्ट आंसर होने वाली है। फिर बोला किस नदी की उत्पत्ति मैकाल श्रेणी से होती है, ध्यान रखिएगा इसका आंसर आपका सोन, नर्मदा, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक इसका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नदी की उत्पत्ति मैकाल श्रेणी में होती है, तो ये आपका सोन का और नर्मदा का। फिर बोल रहा है कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ध्यान रखिएगा ये लोनी नदी जो कि राजस्थान में पड़ती है, यही आपका नहीं गिरती है, जबकि सागरमती गिरती है, माही भी गिरती है, यही एक नदी है जो नहीं गिरती है। इस बात को आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, आपके मुँह पे आंसर आना चाहिए लोनी नदी, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, ध्यान रखिएगा दोस्त ये आपका माही बिल्कुल गलत है, माही गोदावरी गलत है, जबकि इसका सही जवाब नर्मदा इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। परफेक्ट आंसर इसका नर्मदा होने वाली है। तो कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, नर्मदा इसका प्रमुख आंसर होने वाली है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलते हैं, ये क्वेश्चन मुझे बताइए कहाँ पे भी नहीं पूछा है। ऐसा कौन सा परीक्षा है जहाँ पे नहीं पूछा ये क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत ज़्यादा MCQ है, MCQ है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलती है आके, तो ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियाँ इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत एवं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है आपसे। आप देख पाएंगे यहाँ पे डोडा बेटा गलत है, अनायमुली गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी अनायमुडी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरोमंडल तट से जुड़े राज्य कौन सा है? तो कोरोमंडल तट की जब भी बात करेगा आपके माइंड में दो ही बात आना चाहिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यही दो चीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? आप मुझे कमेंट कर सकते हैं दोस्त, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तमिलनाडु राजधानी कहाँ है? बोल रहा है वृत्त हिमालय जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, पूरब पश्चिम लंबाई लगभग कितनी है? मतलब वृत्त हिमालय श्रृंखला जो होती है दोस्त, उसकी अक्षीय श्रेणी कहा जाता है, वो पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो आप भी बोलेंगे दोस्त इसकी लंबाई आपका 2500 किलोमीटर है। इसकी लंबाई आपको 2500 किलोमीटर है। इस बात को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गंगा की लंबाई कितनी है, गंगा की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा 2525 किलोमीटर। क्या बोलेंगे आप दोस्त? पूछेगा आपसे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप बोलेगा गंगा ही है जो सबसे लंबी और बड़ी नदी है। उत्तरी भारत का मैदान किन नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बनाई? मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, यही तो टीआरई 3 में पूछा गया था क्वेश्चन। टीआरई 3 में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था यही तो पूछा गया था। क्या पूछा गया था? उत्तरी भारत का मैदान किन नदियों द्वारा बहाकर जलोढ़ मिट्टी से निक्षेप है? ये आपका आंसर सिंधु से भी है, ब्रह्मपुत्र से भी है, गंगा से भी है, और एक से अधिक इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तरी भारत के मैदान को दर्शाती है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तरी भारत के मैदान दर्शाती है। ध्यान रखिएगा इसका परफेक्ट आंसर भाभर तराई जलोढ़ मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? भाभर तराई जलोढ़ मैदान इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बोल रहा है 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई पतली पुट्टी जो शिवालिक गिरपाद के समांतर फैली हुई है उसे क्या कहते हैं? 8 से 10 मीटर चौड़ाई की पतली पुट्टी जो शिवालिक गिरपाद से समांतर फैली हुई है उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा इसका भावर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भावर इसका सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर निकलकर पुनः प्रकट होती है? क्या बोल रहा है दोस्त? किस क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर निकलकर पुनः प्रकट होती है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका परफेक्ट आंसर तराई हो जाएगा। किस क्षेत्र में लुप्त नदियां धरातल पर निकलकर पुनः प्रकट होती है? तो आप बोलेंगे सर तराई इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होने वाली है। किस नदी घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं को बस्ती के लिए जाना जाता है? जब भी आपसे बालू की बात कर दिया, गिट्टी की बात कर दिया, आपके जहन में एक ही बात आना चाहिए, वो क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। क्या नाम होना चाहिए दोस्तों? ब्रह्मपुत्र। यही जो है आपकी बालू कंकड़ गिट्टी को जो है लाने का प्रयास करता है। तो आपका ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त 50 से 100 मीटर की दूरी है। सुंदरवन डेल्टा की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 50 से 100 मीटर का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा राज्य यूटी सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक है? कौन सा राज्य यूटी सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है? ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त हरियाणा और दिल्ली इसका परफेक्ट आंसर होने वाली है। दोस्त मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे ये आपका एपिसोड नंबर आपका मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आपको करने मज़ा आया नहीं आया? और दूसरी बात क्या आपको यहाँ से आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई? आप मुझे बताइए। एपिसोड नंबर 3 आपका था दोस्त। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यदि आप नए आए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप अपने सिलेक्शन के लिए माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपको कैसा मेरा कंटेंट लग रहा है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सर कंटेंट अच्छा है, ख़राब है, बुरा है? क्या आप एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा आप मुझे बताइए। और क्या आपके तैयारी में जो क्वेश्चन पूछा गया था
था तैयारी 1 2 3 में, 1-2 प्रश्न भी यहाँ 3 प्रश्न आपसे मिला या नहीं मिला। आप पूरा देखिएगा, आप निश्चित, यदि आपको समझ में एक बार नहीं आती है, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बीपीएससी बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछती है, मैं वही लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपका सिलेक्शन हो, तो इसमें आप मुझे मेरा सहायता कीजिए। आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इससे मुझे, आपसे मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ दोस्त, बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेट होगी और मैं आपको हमेशा इस प्रकार से पढ़ाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।